हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बेटा उन्नति एजुकेशन के चैनल में। देखो बेटा, एनआईएस ने बेटा सैंपल पेपर डाल दिए हैं हर सब्जेक्ट के। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर। बेटा आंसर इसके अंदर दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा आज डिटेल आंसर। सारे आंसर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ a प्लस बी इक्वल टू 12 और ए बी इज इक्वल टू 22 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। चलिए बेटा देखो क्या बोला हुआ है, a प्लस बी आपको दिया हुआ है 12, ए बी की वैल्यू दी हुई है 22, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है। देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी दिख जाए ना तो हमारे माइंड में एक आइडेंटिटी आती है इसकी। कौन सी? अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लिखूं तो वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें जो जो वैल्यूज दी हम पुट कर देंगे। ए प्लस बी पता है मेरे को 12 है, तो मैं यहां लिख दूंगा 12 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है मेरे पास, प्लस 2 इंटू में ए बी लिखा हुआ है और ए बी की वैल्यू भी है मेरे पास, है ना। ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 22, तो इस ए बी की वैल्यू की जगह हम 22 पुट कर देंगे तो कितना आया, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 44, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा बेटा, ये 44 इधर आके 144 में से माइनस हो जाएगा, तो यानी 144 माइनस 44, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 100। हो गई कि नहीं होगी? तो फाइनल क्या है बेटा, फाइनल आंसर है इसका डी, ठीक है बेटा। यहां से भी आप वीडियो पॉज करके आंसर से एक बार दोबारा डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, नॉट अ सॉल्यूशन। हमें ये नहीं बताना है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन है, ये बताना है कि कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो कैसे पता लगाते हैं, देखो चले बेटा देखेंगे सॉल्यूशन इसका ध्यान से। सॉल्यूशन क्या है, देखो ये आपको इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस 6y इक्वल टू 12 और ये 4 कोऑर्डिनेट्स दिए बेटा। हमें पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो देखो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x से डिनोट होता है और सेकंड वाला y से डिनोट होता है ना। तो सिंपली उठा के आपको क्या करना है, x और y की जगह इसको पुट करना है। तो अगर इस लेफ्ट हैंड साइड वाली में मैं x और y की जगह वैल्यू पुट करता हूं और आंसर मेरा 12 ही आ जाता है, तो यानी वो कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन है ना। और हमें क्या पता लगाना है कि जो सॉल्यूशन नहीं है, तो जिससे आंसर नहीं आएगा वो नहीं होगा सॉल्यूशन। चेक करते हैं, देखो सबसे पहले -4, है 3 ब्रैकेट में -4 प्लस 6 ब्रैकेट में 4, है ना। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है। सॉल्व करो, 4 3 जा 12 और प्लस 6 4 जा 24, 24 माइनस 12 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यानी ये तो इसका सॉल्यूशन है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0,2, फिर से 3 ब्रैकेट में 0 प्लस 6 ब्रैकेट में 2 इक्वल टू हमें क्या लेके आना है 12। अगर 12 आ जाएगा तो होगा सॉल्यूशन। पहला वाला तो 0 हो गया, ये क्या आ गया 12, तो यानी ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब 8 और -2, तो 3 ब्रैकेट में 8 प्लस 6 ब्रैकेट में -2। देखो 8 3 जा 24 प्लस 6 2 जा माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 24 माइनस 12, यानी ये भी 12 आ गया। तो ये भी करेक्ट आंसर है, मतलब ये भी करेक्ट आंसर नहीं है पर ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। अब आता है लास्ट 3 ब्रैकेट में 3 प्लस 6 इंटू में 1, तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9 और 6 1 जा 6, तो इससे मेरा आंसर आ रहा है बेटा 15। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3,1, है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, 3,1। कौन सा वाला है ये, डी ऑप्शन की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। फिर से बेटा आप वीडियो पॉज करके यहाँ से भी सॉल्यूशंस देख सकते हैं, यहाँ पे भी सारे सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ये देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बताओ 1632 अमाउंट पे 5 ईयर्स के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 1632 पे 5 ईयर्स के लिए इस रेट के, यानी कि जो 1632 है मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, ठीक है, और ये मेरा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या, P इंटू R इंटू T, है ना। ये फॉर्मूला होता है और अपॉन में हम लगाते हैं 100 किसका होता है, रेट का जो परसेंटेज होता है उसका 100 नीचे लगाया जाता है, ठीक है ना। अब लेकिन जो परसेंटेज है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो चलिए जल्दी से इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो बेटा सॉल्यूशन 1632 आपको दिया हुआ था प्रिंसिपल, 5 ईयर्स आपको टाइम दिया हुआ है, 6 1/4 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। मैंने क्या बताया आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा P इंटू R इंटू T बाय 100। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को एडजस्ट करते हैं। ये बेटा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको कैसे ठीक करते हैं, 6 इंटू 4 जो आंसर आ जाएगा उसके अंदर +1, यानी 6 4 जा 24 +1 इज 25/4, और बेटा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 6.25% आएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल हमारा है 1632, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 6.25, इंटू में टाइम है हमारे पास 5 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय क्या हो गया 100।
ठीक है, ये देखो बेटा यहाँ पर वैल्यूज पुट करके दिखा रहा हूं मैं आपको फिर से। 1632 रेट हमने पुट करा 6.25 टाइम 5, तो 6.25 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.25। 31.25 को 1632 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 51,000 डिवाइडेड बाय 100 करके आंसर हमारे पास फाइनल आ जाएगा 510। तो 510 बेटा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। इफ P इज 40% लेस देन Q, देन Q इज व्हाट परसेंटेज मोर देन P। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। देखो बेटा क्या बोल रहा है, P इज 40% लेस देन Q, यानी P जो है Q से 40% कम है। यानी ये तो पता लग गया कि P कम है और Q बड़ा है। अब P कितना कम है अभी बोला गया है कि 40%, अगर मैं Q में से उसका 40% माइनस कर दूं, 40% ऑफ Q, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को इजीली समझने के लिए आपको लेट कर लो Q को 100 परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज का मैक्सिमम 100 होता है। तो 100 में से अगर आप उसका 40% माइनस करोगे, 40% ऑफ 100, तो कितना आएगा बेटा, 40 आएगा। यानी 100 में से 40 गए 60। तो अब आपको ये पता लग गया कि अगर मेरा Q जो है वो 100 है तो P कितना है, 60 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ फिर Q कितना ज्यादा है P से। तो आपको डिफरेंस तो दिख ही रहा है, यहां पर कितने का डिफरेंस है, 40 का डिफरेंस है ना। तो चेक कर लो कि 40 जो है वो 60 का कितना परसेंट है। क्या बोला मैंने कि 40, यानी जो इनका डिफरेंस है वो ओरिजिनल P, क्यों क्वेश्चन में ये बोला गया है कि P से कितना ज्यादा है, तो P से परसेंटेज चेक करोगे ना। तो ये जो डिफरेंस है 40 का, ये 60 के अंदर कितना परसेंटेज ऐड करके आया है 60 का, इसलिए हम निकाल रहे हैं कि 40 60 का कितना परसेंट है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये 0 गया, ये आगे बेटा इसको भी सॉल्व कर देंगे, 2 2 4 2 3 6, तो 2/3 इंटू 100 आएगा। बेटा इसको डिवाइड करके चेक करेंगे तो 66.66 परसेंटेज आएगा। बात समझ आई, यानी कि मेरा करेक्ट ऑप्शन है बी, 66.66%। ठीक है, ये देखो आप आंसर को यहां से भी समझ सकते हो बेटा, वीडियो पॉज करके आराम आराम से एक एक स्टेप्स को देखना है, यहां से भी आंसर को समझ सकते हो। ये मैंने डिफरेंस निकाला है कि Q माइनस P, यानी कितने का डिफरेंस हमने लिया था ना, 100 माइनस 60, तो 40 आ गया था, और P कितना है, 60। बस ये सेम वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाला है। ये देख लो, आराम से ध्यान से करना है। ये हमारे पास आंसर आ गया 66.6%, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, एक फिगर दी हुई है आपको, कह रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल x व्हेन एंगल मेजर ऑफ आर्क AB एंड AC आर 84 डिग्री एंड 140 डिग्री। देखो कहां पर दिया हुआ एंगल, ये मेरा 84 है और ये वाला एंगल है मेरा 140 डिग्री। तो बताओ x कितना होगा। बेटा ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल अगर मैं सर्कल कर दूं, पूरा एंगल सर्कल कर दूं, तो आपको दिख रहा है ये 360 डिग्री का एंगल है। कितना है, 360 डिग्री है। तो बेटा उसमें से दो एंगल दिए हुए हैं, उसको प्लस करो और 360 में से माइनस कर दो, तो ये वाला रिमेनिंग आ जाएगा ना। कैसे, 84 प्लस 140 करो, कितना आता है पहले तो 84 प्लस 140 करके जो भी आंसर आएगा आप उसको 360 में से माइनस कर दो, 360 में से माइनस कर दो। 84 और इसको प्लस करो तो बेटा आता है 224, 360 में से हम माइनस कर रहे हैं इसको, तो मेरे पास आंसर आ गया 136 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फिर से एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, कुछ इन्फॉर्म नहीं किया क्वेश्चन में, बस इतना बोला है कि AC निकालो। तो AC मतलब ये वाली डायमेंशन पूछ रहा है आपको, A से लेकर C तक की जो डायमेंशन है हमारे पास, ये निकालने के लिए बोला गया। ठीक है ना, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज यूज होगी बेटा। एक थ्योरम समझते हैं छोटी सी, किसी भी सर्कल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई जाए, टेंजेंट्स क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती है। ठीक है, तो उस पॉइंट से लेकर जो एक्सटर्नल पॉइंट होगा, सपोज दिस पॉइंट इज P, तो इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो निकलेंगे सर्कल के साथ, ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, तो ऑलवेज क्या होगा, ये PA और PB हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। ये थ्योरम है बेटा, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरम है। यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाई जाए तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगी टिल द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यही बात हम यहां पर अप्लाई करते हैं। देखो कुछ कुछ डायमेंशन हमें दी हुई है और हमें AC निकालना है, तो कैसे करेंगे, हमें ये दिया हुआ है BR, ध्यान से देखो ये उसी टेंजेंट से कनेक्ट होगा। ये BR की लेंथ दी है 4, यानी कि जो मेरा BQ है ये भी 4 हो गया, है ना, अकॉर्डिंग टू दैट रूल। अब यहां आ जाओ, ये RC मेरे को 8 दिया हुआ है, यानी कि PC की वैल्यू भी मेरे पास क्या हो गई, 8 हो गई। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या मैं AQ निकाल सकता हूं, क्यों, टोटल AB दी हुई है ना 15, 15 में से 4 गया तो ये बच गया 11, तो अगर ये 11 है तो ये भी 11 हो गया, और 11 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा, 11 प्लस 8 करेंगे तो आंसर आएगा 19, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होती है? ये होता है मेरा सेमी सर्कल, ये हो गई इसकी डायमीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर जो है सेंटर पे क्या एंगल बनाएगी? अगर डायमीटर से किसी भी पॉइंट पे पूछा जाता सर्कल पे तो वो होता बेटा 90, लेकिन ये पूछ रहा है सेंटर पे, तो सेंटर पे तो डायमीटर क्या बना रही है? 180 डिग्री बना रही है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या दिया हुआ है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? इसी को बोलते हैं बेटा दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, सेम सेंटर से बनाने वाले सर्कल्स को हम कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। कह रहे हैं कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, कहां कहां पर? ए बी सी और डी पर, दिख रहा है मेरे डायग्राम में, शो एज शोन बिलो। देन कह रहे हैं इनमें से कौन सी चीज करेक्ट होगी? तो देखो बेटा इसके अंदर क्या होगा, एक छोटा सा रूल लगेगा यहां पर कि सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो वो उस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। यानी कि OM अगर इसके ऊपर 90 डिग्री बनाया गया है जैसा कि मैं डायग्राम में दिख रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि BM मेरा MC के इक्वल है। ये मैं बात कर रहा हूं छोटे वाले सर्कल की। अब बड़ा वाला सर्कल देखो, बड़े सर्कल में भी ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि जो AM है मेरा पूरा वो किसके इक्वल होगा? MD के इक्वल होगा। AM जो है वो MD के इक्वल होगा, ठीक है। तो इनमें से तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो ठीक है इस रूल को यूज करते हैं। हमें क्या क्या पता लग गया कि BM जो है वो MC के इक्वल है, और जो हमारा AM है वो किसके इक्वल है? MD के इक्वल है ना। अब मैं AM को ब्रेक कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं? AB प्लस BM, और MD को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? MC प्लस CD। समझ गए? अब देखो अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि BM और MC इक्वल है, यानी BM और MC को मैं यहां से कट कर सकता हूं, तो बचा गया मेरे पास AB इज इक्वल्स टू CD, यानी कि मेरा ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डायग्राम से रिलेटेड है। 9th क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालो। शेडेड पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, इनमें से क्या होगा? तो बेटा ये आपको पूरा जो है स्क्वायर है, कैसे पता लग रहा है स्क्वायर है? ध्यान से देखो, सारी साइड सेम है, ये भी A और B मिला के बन रहा है, ये भी A और B मिला के बन रहा है, नीचे वाली साइड भी A और B है, साइड वाली भी A और B है, तो यानी सारी साइड्स इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरा साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो कोई भी एक साइड उठा लो, तो क्या है? A प्लस बी है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो मेरे पास पूरे स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। पर मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन के लिए जो नॉन शेडेड है, नॉन शेडेड मतलब ये और ये जो नॉन शेडेड है दोनों, इनको मेरे को माइनस करना है। तो पहले नीचे वाले नॉन शेडेड की बात करते हैं, बड़े वाली की। ध्यान से देखो, ये भी एक स्क्वायर है अपने आप में, क्योंकि ये वाली साइड B है, ये भी B है, और ध्यान से देखो ये इसके पैरेलल जा रहा है तो ये भी B है, तो ये भी एक स्क्वायर है बेसिकली। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा? माइनस कर दूं इसमें से मैं B स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर माइनस हो गया। सिमिलरली ऊपर वाला देखो जो नॉन शेडेड है, ये भी एक छोटा सा स्क्वायर है, और इसकी साइड्स क्या है? A, तो यानी कि एक A स्क्वायर भी माइनस कर देंगे, तो अब जो आंसर आएगा मेरे पास वो शेडेड रीजन का आ जाएगा। ध्यान से समझो मैंने क्या किया है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से दोनों नॉन शेडेड वाले उठा के माइनस कर दिए, है ना। अब लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो माइनस B स्क्वायर से प्लस B स्क्वायर गया, माइनस A स्क्वायर से प्लस का A स्क्वायर गया, तो आंसर आ गया मेरे पास 2AB, यानी ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं कि देखो ये डायग्राम दिया हुआ आपको, ठीक है। हमें ये जो बीच में एक रेक्टेंगल बन रहा है ना हमारे पास, इसका हमें एरिया निकालना है बेटा, इसका एरिया निकालना है। देखो ये बोला गया था ना, एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल BEDF निकालना है, ठीक है। तो देखो बेटा, किसी तरह मैं अगर इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया में उठा के अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास इस रिक्वायर्ड रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो AEB है मेरा ट्राइंगल, इसके अंदर ये जो BE है ये मेरी हाइट है ना। और ध्यान से देखो ये एक 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहां पर भी रूल, सेम रूल अप्लाई है, ठीक है ना। अब BE जो है वो परपेंडिकुलर है, तो किसी तरह मेरे को ये वाली चीज पता लग जाए तो मैं निकाल लूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, फिर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा और यहां से भी माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा, है ना। तो अब बात करते हैं इसको निकालना कैसे है। तो पहले तो आप समझो एक फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब हाइट मेरे पास नहीं है, ये हाइट जो है ना BE, यही मेरी हाइट होती है, पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है 40। बेस है मेरे पास बेटा, यहां पर बेस है, पूरा पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, बेस है AD यानी कि 10 है ना, और हाइट मेरे पास नहीं है, तो यहां से अगर मैं हाइट निकालूंगा तो आ जाएगी 40/10 करके, हाइट आ गई 4। अब ये हाइट यानी कि BE की लेंथ भी पता लग गई मेरे को 4। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AEB
किसकी बात कर रहे हैं? AEB ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जो साइड में छोटा सा बन रहा है। ये एक राइट ट्राइंगल है ना, तो इसके अंदर हम लगाएंगे पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगेगा फॉर्मूला? जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है क्या बोलते हैं? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b। अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनस मेरे पास है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है बेटा 4, अभी निकाला था ना b, 4 का स्क्वायर, और बेस यानी कि AE, ये मेरे पास नहीं है, AE का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 हो गया ये, और 4 4 16, और AE मेरे पास नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे अभी फिलहाल, है ना। तो देखो 25 में से 16 माइनस करो इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर। 25 में से 16 गए, कितना बचता है? 25 में से 16 गए तो 4 और 5 9 बचता है बेटा, ये आ गया AE का स्क्वायर। तो AE की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 आ गया। तो ये AE आ गया मेरे पास 3। अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, और ध्यान रखो ये ट्राइंगल का एरिया जो भी आएगा वही इसका होगा, है ना। तो हम दोनों ट्राइंगल का एरिया एक साथ निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम रेक्टेंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं। देखो कैसे, दोनों ट्राइंगल का एरिया एक साथ माइनस करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल BEDF इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा? पूरे पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास 40 है, और टू ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो गया? 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। हाफ इंटू बेस कितना है? 3, और हाइट कितनी है? 4। हाइट 4 है ना मेरे पास, ठीक है। तो देखो 40 माइनस ये 2 से 2 गया, और 4 3 जा 12, तो 40 में से 12 गए, मेरे पास आंसर कितना आ गया? 28, ठीक है बच्चों। 28 जो है मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, बहुत ध्यान से पढ़ना है। एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। देखो दो बातें ध्यान से कनेक्ट करनी है। कह रहा है हमें एक सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का क्या निकालना है? एरिया। लेकिन उस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल है? वो एक पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, और ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड क्या है? 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन ब्रेक डाउन कर दिया। कह रहा है उस सर्कल का एरिया निकालो जिसकी सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, और वो जो स्क्वायर है ना जिसके इक्वल इसकी सर्कमफ्रेंस है, उस स्क्वायर की जो साइड है वो साइड हमें दी हुई है 11 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बस ब्रेक डाउन करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो फिर से कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल निकालो। पहले तो एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई की वैल्यू तो पता है मेरे को 22/7। किसी तरह अगर ये आर मिल जाए तो मैं निकाल दूं एरिया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या रिलेशन बोला हुआ है कि जो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। अब सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr होती है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड्स को चारों बार प्लस करना होता है, सिंपल। और साइड मेरे को दी हुई है तो बस पुट कर दो और निकाल दो। 2 इंटू पाई इंटू आर इक्वल टू 4 इंटू साइड है मेरे पास 11, है ना। तो पाई की वैल्यू भी ओपन कर देते हैं। 22/7 इंटू आर इक्वल टू 11 4 जा 44। बस अब आर को यहीं रहने दो, बाकी सब उठा के उधर ले जाओ। अब ध्यान से, मल्टीप्लिकेशन में है तो जो जो न्यूमरेटर है वो वहां जाके डिनोमिनेटर बन जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो न्यूमरेटर बन जाएंगे। तो देखो ये 2 और 22 नीचे चला गया, यानी 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। जो 7 नीचे था, ये 7 वहां जाके ऊपर चला गया, ठीक है। सॉल्व कर दो इसको, कितना आएगा? ये 22 से सीधा गया 2 पे, है ना। फिर 2 1 जा और 2 1 जा, तो यानी आर की वैल्यू आ गई बेटा 7। अब निकालना क्या था? एरिया ऑफ स्क्वायर। पुट कर दो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। तो एक 7 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 करेंगे, आंसर आ जाएगा 22 इंटू 7 कितना आएगा? 7 2 14, और 7 2 14 और एक 15, 154 आ गया बेटा सर्कल का एरिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा आंसर आप यहां से भी एक बार वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आंसर निकाल के सही तरीके से लिख के दिखाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ट्रिग्नोमेट्री है बेटा। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बी इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, कॉस की पावर में 4a, ठीक है। देखते हैं ध्यान से। ये देखो बच्चों,
क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 दी हुई है। ये अपने आप से दी है, ऐसी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है यूज करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से किस चीज की वैल्यू निकाल लेता हूं, दो वैल्यूज निकाल लेता हूं, देखते हैं दोनों में से क्या यूज होगी। एक साइन ए निकाल लेते हैं जो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, और एक साइन स्क्वायर ए भी निकाल लेते हैं, क्या पता इसका यूज हो जाए। लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए, ये दो वैल्यूज यहां से निकल रही है, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं, देखो कॉस स्क्वायर ए तो एज इट इज रहने देते हैं, और कॉस की पावर 4 को मैं ब्रेक डाउन कर देता हूं, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो इसको फिर से ऐसे ही, और कॉस स्क्वायर जो है मेरा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलो जी यूज हो गया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं साइन ए पुट कर सकता हूं, तो सीधा पुट हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन ए का स्क्वायर, तो यानी ये बन गया ना, क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और बेटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, याद कर लो, ये इक्वल टू 1 होता है, यानी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए 1, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आ गया। वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू। बेटा ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखें कैसे होगा, देखो जब भी आपको साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर दिखेगा तो यानी ये एक आइडेंटिटी की बात कर रहा है। फिर से कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो अप्लाई कर दो उसको, यहाँ पर साइन ए जो है मेरा a है और कॉस ए जो है वो मेरा b है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, सॉरी नॉट माइनस, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और एक मेरे को इस आइडेंटिटी के बाहर से एक ऑलरेडी एक माइनस का 2 साइन ए कॉस ए दिया हुआ है, 2 साइन ए इंटू में है ये कॉस ए। तो देखो 2 साइन ए प्लस का और 2 साइन ए माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, बचा गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये 1 के इक्वल होता है, होती है ना आइडेंटिटी। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल है बी के ऊपर, राइट एंगल कहां पर है, अगर मैं एक ट्राइंगल इमेजिन करूं, दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, बी पे 90 डिग्री है, ए बी मेरे को 24 दी हुई है, बी सी है 7, कह रहे वैल्यू ऑफ tan सी निकालो। समझते हैं बेटा, देखो इसको, ये देखो ये रहा डायग्राम, ए बी आपके पास 24 है, बी सी जो बेस है वो 7 है, tan सी बोला हुआ निकालने के लिए, क्या बोला हुआ है, tan सी। बेटा इसके लिए एक चीज समझते हैं जल्दी से, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन कॉस टैन, यानी मेरा टैन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो टैन सी के लिए मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर एंगल सी यहां पर दिया हुआ तो परपेंडिकुलर होगा ए बी, यानी कि ए बी अपॉन क्या करना है मेरे को, बेस, दैट इज बी सी। बेटा कंसेप्ट छोटा सा समझ लो, अगर इन्होंने टैन ए पूछा ना होता ना तो मैं ये नहीं लिखता, अगर इन्होंने बोला होता टैन ए निकालो, तो टैन ए के लिए मेरा जो परपेंडिकुलर है वो बी सी होता और बेस जो है वो ए बी होता, क्योंकि जो एंगल पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाता है उसके ऑपोजिट साइड को ही हम परपेंडिकुलर मानते हैं, ऑपोजिट साइड को ही, ठीक है। जो एडजेसेंट साइड होती है वो हमेशा बेस होती है, एडजेसेंट वाली बेस होती है, ऑपोजिट वाली परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अगर इन्होंने टैन ए बोला होता तो मैं ऐसे निकालता, पर क्योंकि इन्होंने टैन सी पूछा है तो ए बी अपॉन बी सी से आंसर निकलेगा। ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है 7, ठीक है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन आ गया मेरे पास ऑप्शन बी, दैट इज 24/7, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का है 15 क्वेश्चन। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ रेड कलर, ठीक है। पहले थोड़ा सा कार्ड्स का स्ट्रक्चर समझते हैं बेटा। कार्ड का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं बेटा। 52 कार्ड्स में हमारे पास 13 के 4 पेयर्स होते हैं, 13 के 4 पेयर्स होते हैं, जिसको मिला के टोटल 52 बनते हैं, ठीक है। पहले जो 13 होते हैं हम मान लेते हैं ये होते हैं डायमंड के, किसके, डायमंड। फिर जो 13 है वो होते हैं हमारे पास हर्ट के, फिर जो 13 है वो होते हैं स्पेड के, और फिर जो 13 है वो होते हैं क्लब के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ये दोनों होते हैं हमारे पास रेड, और स्पेड और क्लब के जो ग्रुप है ये दोनों होते हैं ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। तो हमारे से क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कार्ड होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हम बेटा फेवरेबल आउटकम यानी जो हमें चाहिए वो ऊपर लिखते हैं, और टोटल आउटकम जो पॉसिबल है वो हम नीचे लिखते हैं, ना, टोटल आउटकम्स हम नीचे लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से फेवरेबल कितना है, यानी मेरे को जो कार्ड चाहिए वो इन रेड में से कोई चाहिए, यानी इस 13 और 13 को मिला के बनता है 26,
मेरे को जो कार्ड चाहिए वो इन 26 में से कोई चाहिए, पर टोटल कितने हैं 52, तो बेटा ये इसका हाफ होता है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, यानी कि मैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 0.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 16 क्वेश्चन कह रहा है इफ पीई एंड पीई नॉट, ये जो ऊपर लगाया गया बार इसको नॉट की तरह पढ़ते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई, तो ये वैल्यू निकालो y³ - 4। चलिए समझते हैं बेटा, देखो किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी हो गई पीई और ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई पीई का कॉम्प्लीमेंट ऊपर, या फिर हम उसको नॉट भी पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं ना तो मेरे पास आंसर आता है 1। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है, 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी ना, या तो वो इवेंट होगा जिसकी ये प्रोबेबिलिटी या इवेंट नहीं होगा, तो होने और ना होने की टोटल कर दो तो 1 के इक्वल आती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये y के इक्वल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि पीई प्लस पीई कॉम्प्लीमेंट जो है वो y के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो पता लग गया ना कि y जो है वो 1 के इक्वल है। अब सॉल्व करना था y का क्यूब -4, तो पुट कर दो बेटा y की वैल्यू, y का 1 का क्यूब -4 और 1 का क्यूब -4 करोगे तो कितना आएगा, -3 ऑप्शन आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 17 क्वेश्चन, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, कितने आउटकम्स पॉसिबल है। चलिए समझते हैं। पहले तो ये समझ लो, अगर मैं 2 कॉइन एक साथ टॉस करता हूं, या 2 अलग अलग कॉइन्स को या फिर 2 अलग अलग कॉइन्स को एक साथ टॉस करता हूं, या फिर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करता हूं, क्या बोला मैंने, 2 कॉइन टॉस्ड एक ही बात है, या फिर 1 कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, इन दोनों बातों का मतलब सेम है बेटा। सेम का मतलब दोनों में जो आउटकम्स निकलेंगे वो सेम निकलेंगे। क्या क्या निकलेंगे, देखो, या तो पहले भी हेड आएगा दूसरी बार भी हेड आएगा, या पहले टेल आएगा दूसरी बार भी टेल आएगा। अब या तो जब आपने पहले हेड टॉस करा तो हेड फिर टेल, या पहले टेल फिर हेड, ठीक है, तो दोनों बातों में सेम अप्लाई होता है। तो टोटल कितने आउटकम बने, 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, ये मैंने आपसे बेटा डिस्कस करे हैं सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है, सारे 1 मार्कर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे हैं। आप लोग मेरे को ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो बेटा, मैं आप लोगों के लिए रिमेनिंग सॉल्यूशंस की वीडियो भी लेके आऊंगा, ठीक है। जिन बच्चों को रिमेनिंग सॉल्यूशंस चाहिए वो कमेंट में उन्नति लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशंस लिखेंगे, उन्नति लिख के बेटा क्या लिखेंगे, साथ में सॉल्यूशंस लिखेंगे। बहुत ही जल्द आप लोगों के पास नेक्स्ट पेंडिंग जो क्वेश्चंस हैं उनके भी सॉल्यूशंस की वीडियोस आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तब तक बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, ठीक है। ओके, बाय बाय।